बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ये लेक्चर नंबर 13 है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को डिस्कस करने से पहले हम प्रोडक्शन को देखेंगे। व्हाट इज़ प्रोडक्शन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस इनपुट्स टू मेक समथिंग फॉर कंजम्पशंस। यानी प्रोडक्शन क्या है कि आप जो इनपुट लगाते हैं उससे जो आपको आउटपुट हासिल होती है उसे हम प्रोडक्शन का नाम देते हैं। यानी प्रोडक्शन जो है 3 लॉज पे अप्लाई होती है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इन लॉज को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले है टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन क्या है? दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंबाइनिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट। यानी जब हम फिक्स और वेरिएबल इनपुट को अप्लाई करते हैं उससे जो आपको प्रोडक्शन मिलेगी उस प्रोडक्शन को हम किस चीज़ का नाम देंगे? उस प्रोडक्शन को हम टोटल प्रोडक्शन का नाम देंगे। टोटल प्रोडक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल आपने 10 मजदूर लगाए, 10 लेबर लगाई और लेबर और कैपिटल को लगाया और उससे आपको 10,000 जो है मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस हुआ है। ये जो 10,000 क्लॉथ होगा ये क्या कहलाएगा? ये आपकी टोटल प्रोडक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ उसने दिया कि फर्म प्रोड्यूसेस 1000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ बाय एम्प्लॉइंग 10 यूनिट्स ऑफ लेबर। दिस 1000 मीटर क्लॉथ इज टोटल प्रोडक्ट ऑफ दिस फर्म। यानी जो 1000 मीटर कपड़ा पैदा हुआ है वो क्या कहलाएगा? वो उस फर्म की को टोटल प्रोडक्शन को जाहिर करेगा। यानी जब टोटल प्रोडक्ट को जाहिर करेगा टीपी को, इसको टीपी से डिनोट करते हैं। उसके बाद है एवरेज प्रोडक्ट, इसको एपी से डिनोट करते हैं। यानी जो पर यूनिट आउटपुट होगी या पर यूनिट इनपुट होगी या दिस इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड टू अ वेरिएबल इनपुट। पर यूनिट आउटपुट ऑफ अ फैक्टर इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट या एपी। यानी एवरेज प्रोडक्ट क्या? पर यूनिट आउटपुट ऑफ फैक्टर। अब ये जो पर यूनिट ऑफ फैक्टर है, फैक्टर क्या होते हैं? आपकी इनपुट्स होती हैं। इनपुट्स क्या हैं? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 4 इनपुट्स हैं जिनको यूटिलाइज किया जाता है और गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। यानी वो था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। लैंड क्या होता है? एक फिक्स फैक्टर होता है। लेबर एंड कैपिटल जो हैं वो आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं। इनमें यानी आप इजाफा या कमी कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन क्या होती है? वो एक फिक्स फैक्टर होता है। तो पर यूनिट आउटपुट ऑफ अ फैक्टर इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। अब ये जो एवरेज प्रोडक्ट है ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे? अगर हम टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर देंगे तो उसकी वो एवरेज निकल आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि 10 मजदूर अप्लाई किए और हमारा 1000 मीटर जो है वो क्लॉथ प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो 1000 क्लॉथ है ये कितने लोगों ने प्रोड्यूस किया? 10 को। तो 1000 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो वह जो 100 है वो 100 क्या आ जाएगी? आपकी एवरेज आ जाएगी। एवरेज प्रो यानी एक जो लेबर आप लगा रहे हैं या जो आप इनपुट लगा रहे हैं, एक जो है वो जो है 100 प्रोड्यूस कर रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट इसको एमपी से डिनोट करते हैं। दिस इज द एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉइंग 1 मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट। यानी एक मज़ीद आप लेबर लगाते जा रहे हैं, उससे जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है उसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट का नाम देंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट को एमपी से डिनोट करते हैं। चेंज इन टीपी ओवर चेंज इन एल। लेट्स सपोज आपने कहा जी 10 मजदूर लगाए और हमने 1000 मीटर कपड़ा जो है वो प्रोड्यूस किया। अब हम फर्ज करते हैं कि हमने 10 से एक और बढ़ा दिया, 11 जो है वो लेबर हमने अप्लाई कर दी या इनपुट को अप्लाई किया। उससे जो टोटल प्रोडक्ट थी
वो 1000 की बजाय वो हो गई 1100। अब ये जो 1100 और 1000 के दरमियान जो डिफरेंस है, जो चेंज आया है, उसे हम किस चीज़ का नाम देंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट का नाम देंगे। अब हम इस रिलेशन को एक स्केड्यूल से डिफाइन करते हैं। इस स्केड्यूल में आप देखें कि हमने 4 कॉलम बनाए हैं। एक कॉलम में हमने लेबर या इनपुट को लिया है, सेकंड कॉलम में हमने टोटल प्रोडक्ट को लिया है जो कि हम टीपी से डिनोट करते हैं, थर्ड कॉलम में हमने एवरेज प्रोडक्ट को लिया है जो एपी से डिनोट होगी, और फोर्थ कॉलम में हमने मार्जिनल प्रोडक्ट को लिया जिसको हमने एमपी से डिनोट किया है। अब इनमें क्या रिलेशन होता है देखें तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि जब हम नंबर ऑफ लेबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ लेबर में इजाफा हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज होगी, लेकिन जो एवरेज प्रोडक्ट है, हमने पीछे इसका फार्मूला किया था कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होती है? टोटल प्रोडक्ट यानी टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर, ये हमारा क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट होता है। तो ये 4 डिवाइडेड बाय 1 4 आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 24 डिवाइडेड बाय 3 8, 32 डिवाइडेड बाय 4 8, 36 डिवाइडेड बाय 5, यानी वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी। आप देखें ये टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होगी और फिर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, फर्स्ट ये इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज हो रही है और फिर ये नेगेटिव में चली जाती है। तो यानी मार्जिनल प्रोडक्ट भी ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मैंने शुरू में बात की थी कि इन पे हम लॉज को अप्लाई करते हैं। हमारे जो लॉज हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न, लेकिन चूंकि हम यहाँ सिर्फ रिलेशन को देख रहे हैं तो इनमें रिलेशन को अगर हम गौर से देखें तो इनमें जो रिलेशन है ये कैसे आ रहा है? अब देखें, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। अगर आप ये देखें 4, 12, 24, यहाँ जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुई है ये किस रेट से हुई है? इंक्रीजिंग रेट से हुई है। यानी इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होगा कि जो डिफरेंस है, यानी 4 और 8 में देखें डिफरेंस कितने का आ रहा है? 8 का, लेकिन 12 और 24 में डिफरेंस कितने का हो गया? 12 का हो गया। यानी इंक्रीज हुई है टोटल प्रोडक्ट, लेकिन किस रेट से हुई है? इंक्रीजिंग रेट से। और व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस, यानी जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करती है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगी। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, लेकिन किस रेशो से हो रही है? विद डिक्रीजिंग रेट। वो कैसे? देखें 32 एंड 36, या अगर 24 और 32 में डिफरेंस देखें तो ये कितने का है? 8 का है। 32 और 36 में डिफरेंस देखें 4 का हो गया। 36 और 36 यानी डिफरेंस जो है वो एडिशन जो है वो कम होती जा रही है टोटल में। तो ये क्या होती है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, और जब ये नेगेटिव हो जाती है मार्जिनल प्रोडक्ट, जैसा कि -4 है, तो उस सूरत में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होने की बजाय क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, जैसा कि ये 32 हो गई है 36 से। तो क्या रिलेशन है? व्हेन एमपी इंक्रीजेस टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, व्हेन एमपी decreases total product increase with decreasing rate, when MP is negative then total product decreases। अब MP और AP में क्या डिफरेंस होगा? जब देखें MP इंक्रीज हो रही है तो TP भी इंक्रीज हो रही है, और जहां पे MP और TP बराबर हैं, जिस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हैं, तो उस पॉइंट तक जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग रेट। और उसके बाद जब MP देखें 12 से 8 हुई है तो एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज कर रही है। लेकिन जो फॉलिंग रेट एमपी का है, यानी जो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉलिंग रेट होता है, यानी जो डिक्रीज करती है वो तेज़ी से डिक्रीज करती है, लेकिन एवरेज जो है वो ऐसा ऐसा डिक्रीज करती है। उसकी वजह ये होती है कि टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आती है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब ये देखें, ये इसका रिलेशन है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस then total product increases with increasing rate, when marginal product decreases
then total product increases with decreasing rate. When marginal product becomes zero, then total product reaches at maximum point. When marginal product becomes negative, then total product decreases. अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स यानी रिटर्न्स का मतलब है कि आपको कितने प्रोडक्शन हासिल हो रही है। तो ये जो प्रोडक्शन होती है, शुरू में मैंने बात की थी, इसको हम 3 लॉज के ज़रिए डिफाइन करते हैं। एक होगा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, एक होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न और एक होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब देखें, हमने पढ़ा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी इनपुट्स होती हैं। वेरिएबल फैक्टर्स जो है कुछ फिक्स होंगे और कुछ वेरिएबल हो जाएंगे। हमारे जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जब हम उनको यूटिलाइज करते हैं, कुछ फैक्टर को फिक्स करना पड़ेगा और कुछ फैक्टर्स को वेरिएबल यानी उनमें हम इजाफा या कमी कर सकते हैं। तो सिंपली लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है? अगर आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करती है, यानी आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इंक्रीज करती है और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग रेट, यानी जितने आप लेबर को अप्लाई करते जा रहे हैं, हर अगला मजदूर जो है आपको ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, तो वो किस लॉ पे अप्लाई हो रहा होता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ये जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है ये 17वीं सेंचुरी में पेश किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इन अ लार्ज प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो आप इनपुट लगाते हैं और आपको जो प्रोडक्शन मिलती है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन से मिलती हो, तो वो कौन सा लॉ होगा? उस लॉ को हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का नाम देंगे। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को एक एग्जांपल के ज़रिए डिफाइन करते हैं। यहाँ उसने एक शू फैक्ट्री की एग्जांपल ली है कि अगर एक शू फैक्ट्री जो है या जो प्रोड्यूसर जो है अपने इनपुट को 20% इंक्रीज करता है और उससे जो उसको आउटपुट मिलती है वो 35% मिलती है, तो यानी जो आउटपुट में रेशो है, जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है, तो ये किस लॉ पे अप्लाई हो रहा होगा? इस लॉ को हम नाम देंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कानून तकसीर हासिल। यानी इसमें आपकी प्रोडक्शन जो है, जितने लेबर अप्लाई करते जा रहे हैं, जितनी आप इनपुट्स लगा रहे हैं, उससे आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रही है। यानी वी कैन से दैट प्रोडक्शन ऑफ शूज ओबेज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज the law of diminishing cost. It means cost per unit of extra output falls as the industry expands. देखें, यानी अगर आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, तो जो इंक्रीज है उसमें जो टोटल है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। तो जब सिंपली लॉ ऑफ इंक्रीजिंग क्या है कि आपकी अगर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होती जाए तो वो किस लॉ पे अप्लाई हो रहा होता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब ये जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, इसकी डेफिनेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलॉन्ग विद फिक्स फैक्टर, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। यानी अगर आप किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को लें, अगर आप ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होती जाए ज़्यादा प्रोपोर्शन से, जितने प्रोपोर्शन से आप उन फैक्टर्स को लगा रहे हैं कि वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो फिक्स भी हो सकते हैं, और अगर आपको उससे ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रही है, या दूसरे अल्फाज में अगर आपकी एमपी, आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, तो आप वो किस लॉ के तहत प्रोडक्शन कर रहे होते हैं? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। एज द प्रोडक्शन ऑफ वन फैक्टर इन अ combination of factors is increased up to point, the marginal product of the factors will increases। यानी ये आप इसकी डेफिनेशंस हैं, जो आपको आसान लगे वो आप याद भी कर सकते हैं। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जो है वो किन अजम्पशंस पे बेस करता है? कौन सी अजम्पशन होंगी जब वो लेंगे तो ये लॉ जो है अप्लाई होगा? वो क्या है?
सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी डिविजिबल और वेरिएबल, यानी जो फैक्टर्स हैं, लेबर है, कैपिटल है, उसमें हम इजाफा या कमी कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर कैन मेड मोर इफेक्टिव, यानी ज़्यादा इफेक्टिव होंगे कि हर अगला मजदूर लगाएंगे तो वो हमें पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। तो इसके लिए ये भी फ़र्ज़ किया गया है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग के लिए, एट लीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ डिविजिबल, यानी एक लेबर एंड कैपिटल है तो इसमें से एक फैक्टर को हम इजाफा या कमी कर सकते हैं, यानी वो वेरिएबल होगा। यानी एक मशीनरी है, एक प्लांट है, वो तो फिक्स हो जाएगा, उस पर जो आप नंबर ऑफ लेबर्स को इंक्रीज करते जाएंगे तो वो क्या होगा, वो डिविजिबल को जाहिर करता है। अब हम इसको एक स्केजुअल के ज़रिए डिफाइन करते हैं। इस स्केजुअल में आप देखें 4 कॉलम हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने लिया है यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, सेकंड में हमने लिया है टोटल प्रोडक्शन, थर्ड कॉलम में हमने मार्जिनल प्रोडक्शन और फोर्थ कॉलम में हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट है। यानी ये टीपी है, ये टोटल प्रोडक्ट हो जाएगी हमारी, और ये हमारी एमपी हो जाएगी, इसको यानी हम मार्जिनल प्रोडक्ट का नाम देंगे, और ये हमारे पास एपी हो जाएगी, एवरेज प्रोडक्ट। अब जो एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट है, अब लॉ क्या है हमारा, लॉ हमारा ये है कि जब आप मोर एंड मोर यूनिट अप्लाई करते जाएंगे, यानी लेबर और कैपिटल में इजाफा करते जाएंगे, तो उस सूरत में मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करती जाए तो वो किस लॉ पे अप्लाई हो रही होती है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाए, यानी जो आप नंबर ऑफ लेबर एंड कैपिटल अप्लाई करते हैं वो स्किल्ड है, हर अगला जो मजदूर है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है पहले वाले से, तो उसको हम किस लॉ पे अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब देखें ये टोटल कैसे आएगा, 4 में ये 6 ऐड करेंगे, यानी ये 6 में ये 4 ऐड, टोटल 10 हो जाएगी। अब 10 में 8 ऐड करेंगे, ये 18 हो जाएगी। 18 में 10 ऐड करेंगे, 28 हो जाएगी। 28 में 12 ऐड करेंगे, ये 40 हो जाएगी। यानी जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होती जा रही है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग रेट, तो ये किस चीज़ को जाहिर करती है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को जाहिर करती है। और एवरेज कैसे निकालते हैं कि हम टोटल को नंबर ऑफ लेबर या इनपुट से डिवाइड कर देते हैं, तो यानी जब हम 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, यानी ये हमारी एवरेज निकल आएगी। लेकिन यहाँ हमने क्या देखना है कि अगर आपकी एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है, तो वो किस लॉ पे अप्लाई हो रही होती है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कानून तकसीर हासिल। अब हम इसको एक स्केजुअल के ज़रिए डिफ़ाइन करते हैं। स्केजुअल से पहले ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जिसमें इसी बात को ज़ाहिर किया है कि जब हम नंबर ऑफ़ लेबर और कैपिटल को अप्लाई करते जाएंगे, हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और यही जो इंक्रीज़ होती जा रही है ये किस लॉ को ज़ाहिर करती है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स को ज़ाहिर करती है। इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में हमारे पास 2 एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल को लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने मार्जिनल प्रोडक्शन को लिया है, एमपी को लिया है, यानी इधर क्या है, वाई एक्सिस पे हमारे पास एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। अब ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये हमने डिफरेंस लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी जो हमने स्केजुअल बनाया है उसके अगेंस्ट जो है ना हमारे पास, चूँकि 2 का डिफरेंस आ रहा था तो 2 के डिफरेंस से हम मार्जिनल प्रोडक्ट को ले लेंगे, और इधर चूँकि एक 1 का डिफरेंस है तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4 जितने भी आप नंबर ऑफ़ लेबर एंड कैपिटल को यूनिट्स को लिखेंगे, वो जैसे बढ़ते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल 1 पे ये 8 है, ये हमारे पास एक पॉइंट आता है, ये 2 पे 10 है, यानी ये 2 और 10 पे ये पॉइंट आ जाएगा, ये 3 एंड 12 ये पॉइंट आ जाएगा, 4 एंड 14 ये पॉइंट आ जाएगा। यानी हर अगले पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है,
ये जो हर अगले पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, ये जो हमारे पास ये पॉजिटिवली स्लोप कर्व आया है जो कि IR को जाहिर कर रहा है, ये कर्व किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर अगले पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है। और अगर हमने कहा है कि अगर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करती जाएगी तो उसे हम किस लॉ पे अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। यानी यहाँ पे जो अप्लाई होगा लॉ, उस लॉ का नाम होगा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। यानी कानून तकसीर हासिल अप्लाई होता है। और कानून तकसीर हासिल क्या है? व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज देन प्रोडक्शन पे जो लॉ अप्लाई होता है उस लॉ को हम क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। वाई द लॉ ऑपरेट्स इन इंडस्ट्री, यानी ये जो हमारा लॉ है इसको हम इंडस्ट्री पे क्यों ज़्यादा अप्लाई करते हैं? सिंपली हम इंडस्ट्री पे इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में हम अपनी स्किल्ड को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने जो प्रोडक्शन है उसको लार्ज स्केल पे पैदा कर सकते हैं। हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हासिल कर सकते हैं, इनोवेशंस ला सकते हैं, नेचर पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। इसलिए जो लॉ है इंडस्ट्री पे, इसलिए इसको हम अप्लाई करते हैं। एग्रीकल्चर पे भी अप्लाई हो सकता है अगर हम मॉडर्नाइजेशन को यूज़ करते हैं, यानी रिसर्च हम सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो उस सूरत में एक हद तक जो एग्रीकल्चर है उस पर भी हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कौन सी रीज़न हो सकती हैं जो इंडस्ट्री में ये ऑपरेट करेगा? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज़ जनरली एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज दीज यूनिट आर डोमिनेटेड बाय मैन। इट्स मेन रीज़न क्या है? इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। यानी वहाँ पे जब आप किसी चीज़ को बड़े पैमाने पे पैदा करते हैं तो उस सूरत में आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होती हैं, यानी आपको वहाँ फ़वाइद हासिल होते हैं। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? आपकी इनोवेशंस हैं, मार्केटिंग है, पब्लिसिटी है, मैनेजमेंट है। तो ड्यू टू दीज इकोनॉमीज टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स व्हेन द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। यानी जब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अप्लाई करते हैं इनिशियली, एज वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स विद फिक्स फैक्टर्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ बोथ द फैक्टर्स increases. It is only on account of several external as well as internal economies in the form of innovations, marketing, publicity, management. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ना ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे शुगर मिल की। एक शुगर मिल इंस्टॉल होती है तो शुरू में जो गन्ना है वो दूर से लाना पड़ रहा है। अब लोगों ने देखा कि यहाँ शुगर मिल लग गई है तो लोग गन्ना जो है वो शुगर केन जो है वो करीब ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो जो शुगर मिल है उसको क्या फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा? उसको ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम पड़ेगी, वहाँ पे बैंक्स वगैरह बन जाएंगे, इनोवेशंस बेहतर हो जाएंगी। तो उस सूरत में जो है प्रोडक्शन जो है पर यूनिट बढ़ती जाएगी, यानी जितना लेबर लगाएंगे उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल होती जाएगी। तो उस सूरत में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अप्लाई हो जाएगा। इलास्टिक सप्लाई है, यानी आप सप्लाई को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। Generally in the manufacturing industry, factors of production have elastic supply. It means demand of each factor can be increased whenever required. As we know, in the industrial sector, labor, capital and management play a pioneer role because these factors are elastic in supply, which leads to the operation of this very law. यानी इस लॉ को अप्लाई करने में आप जो सप्लाई है वो इलास्टिक होती है उसमें, यानी इजाफा भी कर सकते हैं, कमी भी कर सकते हैं। तो उस सूरत में भी आप अपनी प्रोडक्शन में जो इजाफा होगा पर यूनिट वो पहले से ज़्यादा होता जाएगा। डिवीज़न ऑफ लेबर है। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है कि जब आप एक काम को बार बार करते हैं तो आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, स्कोप आपका जो है बढ़ जाता है, आप चीज़ों को कम वक्त में बनाते हैं। तो जब ये एडवांटेज होता है प्रोड्यूसर को तो उस सूरत में जो प्रोडक्शन है उसमें जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ है वो पहले से ज़्यादा हो जाता है। तो उस सूरत में डिवीज़न ऑफ लेबर की सूरत में भी पर यूनिट कॉस्ट कम से कम होती जाती है और प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। इसलिए जब डिवीज़न ऑफ लेबर होती है उस सूरत में भी
जो है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अप्लाई होता है इंडस्ट्री पे। इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देयर इज़ अ वाइडर स्कोप फॉर द डिवीजन ऑफ लेबर। इट मीन्स प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इन अ नंबर ऑफ प्रोसेस। ड्यू टू दिस advantage production is more than the proportionate increase in the factors, therefore cost per unit goes on division of labor decreasing। तो उस सूरत में क्या होता है, हम इस लॉ को अप्लाई कर देते हैं। इनोवेशंस हैं, यानी जितनी इनोवेशन नई नई इख्तरात होती जाएंगी उस सूरत में भी जो रिटर्न्स हैं वो पहले से बढ़ते जाएंगे। यानी आप टेक्निक को जो पहले पुराने तरीके इख्तियार कर रहे थे अब नए तरीके इख्तियार करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरह लेस इम्पैक्ट ऑफ नेचर है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जो नेचर का इफ़ेक्ट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, यानी रेन है, विंटर है, समर है, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती। तो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि उस सूरत में ही मार्जिनल प्रोडक्ट जो है या पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होती जाती है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।